नमस्कार। आज की कहानी है पिता के एक फैसले ने बेटे बहू के होश उड़ा दिए। जगत प्रसाद जी चुपचाप बैठे हुए बड़ी बहू रीता की बातों को सुनते जा रहे थे। लग रहा था कि किसी भी समय वह अपना धीरज खो बैठेंगे, लेकिन किसी तरह उन्होंने अपने आप को काबू में रखा हुआ था। सरिता थी कि अनवरत बोलती ही जा रही थी। बात बस इतनी सी थी कि जगत प्रसाद जी के दांतों में 3-4 दिन से बहुत ही कष्ट हो रहा था। दर्द से बेहाल थे। डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने दांत को निकलवाने की सलाह दी थी, पर दर्द के कारण यह संभव ना था। अतः डॉक्टर ने दर्द कम करने की दवा दी थी। उन्होंने कहा था कि दर्द जब कम हो जाए तभी दांत निकाल पाएंगे। दांत दर्द की वजह से हुए कुछ खा पी भी नहीं पा रहे थे, इसलिए बहू को खिचड़ी बनाने के लिए कहा था, पर उसने 2 रूखी सूखी रोटी डाल दी, बेटे के हाथों भिजवा दी थी। जगत प्रसाद जी ने थाली को हाथ भी नहीं लगाया। तभी बड़ी बहू रीता उधर जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दी कि जब खाना नहीं होता है तो पहले बता देना चाहिए। बताते क्यों नहीं? कुछ कर लो, इनके नखरे खत्म नहीं होते। बहू रीता यह समझने को तैयार ही नहीं थी कि पिताजी दांत दर्द की वजह से खाने में असमर्थ हैं। गुस्से में थाली उठाई और बाहर जाकर फेंक आई। जगत प्रसाद जी ने एक गहरी सांस ली और छड़ी उठाकर अपने लंगोटिया दोस्त कैलाश नाथ जी के घर की ओर चल दिए। आज उनका दिल बहुत उदास था। अपनी दिवंगत पत्नी की याद उन्हें आने लगी और सड़क किनारे बने बेंच पर बैठ गए। अतीत ने तीव्रता के साथ उनकी यादों में प्रवेश किया। जगत प्रसाद जी सरकारी कार्यालय में सेवारत थे। उनके 3 बेटे थे, अनिल, सुनील और राजेश। तीनों ही पढ़ने में अच्छे थे। उनकी पत्नी कांति, जो कम पढ़ी लिखी लेकिन मेहनती, वह स्वाभिमानी स्त्री थी जो कुशलता के साथ उनके घर का संचालन करती थी। मितव्ययता क्या होती है, यह जगत जी ने अपनी पत्नी से ही सीखा था। इसलिए महीने के अंत में पूरी पगार अपनी पत्नी के हाथ में सौंप देते थे और खुद निश्चिंत हो जाते थे। घर के मामले में वह कभी नहीं बोलते थे, पर पत्नी को जब भी उनके सलाह की ज़रूरत होती वह हरदम उनके साथ होते थे। समय के साथ उनकी उन्नति होती गई और बच्चे भी अच्छी शिक्षा प्राप्त कर चुके थे। अपने जीवन काल में उनकी पत्नी ने एक जो सबसे अच्छा काम किया था वह था मकान बनवाना। शहर के अच्छे कॉलोनी में उसने अपने सपनों का संसार बनाया था। जगत प्रसाद जी ने अपने ऑफिस से लोन लेकर, कुछ दोस्तों से मदद लेकर पत्नी के इस सपने को पूरा किया था। पहले मकान 1 मंजिल था, लेकिन जब बच्चे बड़े हो गए तो जगत प्रसाद जी ने हिम्मत करके मकान के 2 मंजिलें और बनवा दी। उनके तीनों बेटों की शादी हो गई थी और तीनों बेटे में 2-2 बच्चे भी हो गए थे। और अब जगत प्रसाद जी अपने छोटे बेटे के साथ निचली मंजिल पर रहते थे। अनिल और सुनील दूसरी मंजिल और तीसरी मंजिल पर रहते थे। रसोइयाँ तीनों की अलग थी, पर किसी त्योहार में सब साथ मिलकर खाना खाते थे। कोई कुछ मुंह से तो नहीं कहता था, पर राजेश की पत्नी को तकलीफ होती थी कि सारा काम मुझे ही करना पड़ता है और दोनों भाभियों बस हाथ हिलाने आ जाती हैं। दोनों का कहना था कि भाई, रसोई तुम्हारा है तो जिम्मेदारी भी तुम्हारी है, पर यह बातें कभी भी झगड़ा का रूप धारण नहीं कर पाती थी, क्योंकि कांता जी खुद भी एक मेहनती महिला थी जो उम्र के इस दौर में भी चुस्त और दुरुस्त थी। दिन भर घर का सारा काम करती, इसलिए
बहुएं भी उस पर निर्भर हो चुकी थी। जगत प्रसाद जी जब भी अपनी पत्नी के साथ बैठते थे तो कहते थे कि अब कोई टेंशन नहीं है, पेंशन तो आएगी ही, बस आराम से गुजारा हो जाएगा। जवानी में जो सपने तुम्हारे पूरे नहीं कर पाया वह अब करूँगा। और पत्नी हल्का सा मुस्कुराकर गार्डन गले को हिलाकर हामी जवाब दे देती थी। पर दुर्भाग्यवश जगत प्रसाद जी का यह सपना पूरा नहीं हो पाया और उसकी पत्नी अचानक उन्हें हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। उनके बाद जगत प्रसाद जी के तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई। अब तो घर में एक दूसरे को त्योहारों में बधाइयाँ देने से भी कष्ट होने लगा था। सभी अपने घर में गृहस्थी में व्यस्त हो चुके थे, बस अकेले रह गए थे जगत प्रसाद जी। 2 दिन पहले ही जब वह अचानक घर में घुसे तो बेटे और बहुएं की आवाज़ सुन वह चुपचाप से खड़े हो गए और उनके ऊपर दुख का पहाड़ टूट पड़ा जब उन्हें पता चला कि तीनों बेटों ने उन्हें महीने में बांट दिया है। छोटी बहू को शिकायत थी कि जब मकान में बराबर सबको हिस्सा मिला है तो पिताजी की सेवा भी सबको बराबर करनी चाहिए। मैं भी थोड़ा आज़ाद रहना चाहती हूँ, पिताजी की वजह से ये संभव नहीं हो पाता है। तकलीफ तो सबको हो गई थी पर कोई चारा ना था। जगत प्रसाद जी अब 3 हिस्सों में बंट चुके थे। जिंदगी ऐसे ही कट रही थी। 2 महीने एक बेटे के पास, फिर 2 महीने दूसरे और तीसरे के पास। मुसीबत तो तब आ जाती है जब महीने के अंत में उसकी तबीयत बिगड़ जाती थी और वह सोचकर इलाज नहीं कराते थे कि अब तो दूसरे बेटे के हिस्से में ही जाएंगे, वे लोग करा लेंगे पिताजी का इलाज। आज जगत प्रसाद जी का सब्र टूट गया था। 2 दिन पहले ही जगत प्रसाद जी ने दांत निकलवाया था। आज उनका कुछ गरम कुछ नरम मीठा खाने का दिल कर रहा था। उन्होंने मंझली बहू से कहा, लेकिन मंझली बहू आभा का जवाब था, अभी मैं खाली नहीं हूँ, आपको और कुछ तो सोचना नहीं है, इस उम्र में भी खाने की पड़ी हुई है। 2 दिन बाद मोना छोटी बहू के पास जाएंगे तो वहीं खा लीजिएगा, मैं किट्टी पार्टी के लिए लेट हो रही हूँ। और जगत प्रसाद जी का सब्र का पैमाना छलक पड़ा। आज तक वह अपने बहुओं के जातियाँ बर्दाश्त कर रहे थे, लेकिन आज तो उनके आंख आंसुओं से भर गए और कैलाशनाथ जी के घर चल पड़े। कैलाशनाथ जी उनके बचपन के मित्र थे। स्कूल से लेकर नौकरी तक दोनों साथ में ही रहे। कैलाशनाथ जी थोड़े व्यवहारिक व्यक्ति थे। वह दिल से नहीं दिमाग से ही काम लेते थे। उन्होंने अपने दोस्त को समझाया था कि थोड़ा रौब रखा करो, किस बात की कमी है तुम्हें, मकान अभी तुम्हारे नाम पे है, बेटे बहू अगर सर पर बैठने लगे तो रौब दिखा दिया करो, घर अभी तुम्हारे नाम से ही है ना, किसी को हिस्सा नहीं दूंगा। पर जगत प्रसाद जी को यह मंजूर ना था। उनका कहना था कि जब यह घर बनाया ही बच्चों के लिए था तो फिर ऐसा सोचना किस लिए। लेकिन आज वह समय आ ही गया था। फिर जगत प्रसाद जी अपने मित्र से सलाह मशवरा करके घर आ गए और अपनी पत्नी की तस्वीर के पास खड़े हो गए, जैसे मानो वह अपनी पत्नी से विमर्श कर रहा हो, कुछ पूछ रहा हो, कुछ सलाह ले रहा हो। और भूखे पेट जाकर सो गए। किसी ने खाने के लिए पूछा तक नहीं। उन्हें तो यह भी पता था गर्मी छुट्टी में घर के सभी लोग घूमने जा रहे हैं बाहर। किसी को यह भी चिंता नहीं थी कि पिताजी घर में अकेले कैसे रहेंगे और क्या खाएंगे। घर के सभी लोग तैयारी करने में लग गए थे। जगत प्रसाद जी शांत चुपचाप सब देख रहे थे। उनको अंतिम फैसला लेना था। उनका मानना था कि जब बेटे ही नहीं देखना चाहते तो पिता को बहुएं क्या देखेंगे। बहुएं तो बहाना चाहिए होता है उनको। उनके लिए तो पति और बच्चे ही उनका परिवार होते हैं, ऐसा वो समझने लगती है। और सास ससुर को तो वो लोग बोझ समझते हैं। अपने अधिकारों के प्रति तो सचेत रहती हैं पर अपने कर्तव्यों के प्रति वफादार नहीं रहती हैं।
जगत प्रसाद जी अपने मित्र के साथ प्रॉपर्टी डीलर के पास चले गए, जो कि मित्र के बेटे के बहुत ही खासम खास मित्र थे। उनसे सलाह लेकर घर आ गए। 10 दिन बाद जब सभी लोग घर लौटे तो घर पर ताला लगा हुआ था। तभी छोटी बहू मोना का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। कहने लगी, हद है, जब पता था आज हम लोग आ रहे हैं तो घर से बाहर चले गए, घर में नहीं बैठा जा रहा था क्या? तभी राजेश और सुनील दोनों बेटे मिलकर कैलाश नाथ जी के घर चले गए। वहां जाकर पता चला कि पिताजी ने 90 लाख में घर पूरा का पूरा घर बेच दिया है और गुस्से के मारे तीनों तलमला उठे और तीनों बेटे अपने अपने ससुराल चले गए। कैलाश नाथ जी का फोन आया अगले ही दिन, बेटों को बुलाए। तभी तीनों से सब्र ही नहीं किया जा रहा था। फिर तीनों बेटे कैलाश नाथ जी के घर गए और पता चला कि पिताजी अब काशी चले गए हैं। इतने में तीनों बेटे बहू वहां पहुंच गए और अपने पिताजी को देखकर चौंक गए। जगत प्रसाद जी ने जब अपने बेटे बहू को देखा तो थोड़ा मुस्कुराए और नज़रअंदाज करते हुए दीपक दीपक आवाज़ लगाया और कहने लगे, 3 प्लेट हलवा लगा देना बेटा। कुछ ही देर में 6 प्लेट हलवा दीपक ले आए। तब तक जगत प्रसाद जी बच्चों का हाल समाचार लेने लगे। फिर पिताजी बोले, तुम सबको आश्चर्य हो रहा होगा ना यह सब देखकर, लेकिन इसका कारण भी तुम लोग ही हो। मेरे लिए किसी के पास समय नहीं था। मेरे अकेले की नौकरी से तुम तीनों को पाल पोस कर बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ी और अब तुम सब मिलकर हमें नहीं पा रहे हो। किसी को पार्लर से फुर्सत नहीं तो किसी को किट्टी पार्टी से फुर्सत नहीं। मैं जिसके पास रहता था सब पेंशन वहीं ख़त्म हो जाते थे, लेकिन फिर भी मुझे खाना नहीं मिलता था, दवाई भी नहीं मिलता था। यह तो दीपक है ना, यह अनाथ है, इसका स्कूल में एडमिशन करवा दिया है, यह पढ़ाई भी करता है, मेरी देखभाल भी करता है, हमारे लिए खाना भी बनाता है। मैं यहाँ मकान भी खरीद लिया हूँ, कुछ पैसे अनाथ आश्रम में दान कर दिया हूँ, बाकी जो बच्चे हैं बच्चों पोते पोतियों के नाम भी कर दिया हूँ और जो पैसे बच गए हिसाब लगा लो, सारा हमने फिक्स कर दिया है और इस फिक्स किए हुए पैसे का जितना भी सूद आएगा मेरा और दीपक का बहुत ही अच्छे से गुजारा हो जाएगा और मेरे मरने के बाद इस मकान का जितना भी पैसा आएगा सारा अनाथ आश्रम में चला जाएगा। और तभी मंझली बहू को अपना दिन याद आ गया कि 1 प्लेट हलवा का इतना बड़ा कीमत चुकाना पड़ेगा, ये पता ना था। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आप सबको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं अगली कहानी में। हर हर महादेव।